नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां पर आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, अगर आपको भी कोई लक्षण हैं तो क्या सावधानी बरतें, परिवार में कोई संक्रमित है तो कैसे आप ध्यान रखें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले 1 घंटे तक आप लगातार दिए गए नंबर्स पर फोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करें। इससे पहले हम एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा भी भरोसा ना करें। ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग होती है और कुछ लोग आपके मन में डर बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवा लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल आपको बताते हैं और जानने वाली जो जरूरी बातें हैं जरा वो आपको बता दें। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 31 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई है और इसके तहत क्योंकि कोशिश रही है कि संक्रमण के ग्राफ को कम किया जा सके, मंगलवार को कोरोना के 2817 नए केस सामने आए हैं। वहीं 6720 संक्रमित लोग इस दौरान ठीक हुए हैं, सकुशल वापस अपने घर लौटे हैं। वहीं 41 दिनों बाद 24 मई से रोजाना आने वाले नए मरीजों की संख्या 5000 से कम हुई है। तो यानी कि ये अपने आप में एक राहत भरी खबर है और प्रदेश में अब तक 54,39,215 लोगों का टीकाकरण भी हो चुका है। तो यानी कि एक तरफ जो ट्रैकिंग है वो की जा रही है और दूसरी तरफ ट्रीटमेंट के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण के अभियान को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। लोगों को दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं और साथ ही साथ अस्पतालों में 14,415 ऑक्सीजन बेड की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इस दौरान की हैं। यानी कि जो प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं हैं उनको भी मुकम्मल किया जा रहा है। कुल 5,422 वेंटिलेटर आईसीयू बेड की व्यवस्था प्रदेश के अंदर की गई है और साथ ही साथ इसके प्रदेश की सरकार ने पोस्ट कोविड मरीजों के लिए भी अलग से एक व्यवस्था तैयार की है। 14,053 लोगों के घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदेश की सरकार के द्वारा पहुंचाया गया है, ताकि आम लोगों को जो अपने घरों पर रह करके कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं उन तक किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो उनको ना हो। ऐसे में सुविधाएं उनके घरों तक पहुंचाई गई हैं और साथ ही साथ जो प्लांट हैं वो भी लगाए गए हैं। प्लांट में हाइड्रोजन संयंत्र से ऑक्सीजन बनाई जा रही है और इसीलिए ये आत्मनिर्भर हर जिले को बनाया जा रहा है। सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के तहत डोर टू डोर कोरोना स्क्रीनिंग अब शुरू कर दी गई है और इससे पहले भी लगातार इस अभियान के तहत लोगों के साथ जुड़ा जा रहा है। हर टीम 500 घरों में विजिट करके 40 लाख ग्रामीण घरों की जांच करेगी, ताकि ये तय किया जा सके, ये देखा जा सके कि कहां पर कितने संक्रमण के मामले सामने आए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। 1075 पर मनोवैज्ञानिक परामर्श की जो सुविधा है वो भी शुरू की गई है इन नंबरों के जरिए। और साथ ही साथ जरा 16 दिनों में लगातार जो मरीजों की संख्या है वो किस तरीके से है, तारीख के हिसाब से जो केसेस हैं वो हम जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 9 मई को 13,548 नए केस सामने आए थे, जबकि 12,639 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए। इसी तरीके से अगले ही दिन 10 मई को 12,718 नए केस सामने आए थे कोरोना संक्रमण के। वहीं 16,192 संक्रमित मरीज इस दौरान रिकवर हुए, ठीक हुए। लेकिन 11 मई को अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो 11,637 नए केस सामने आए, 15,728 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए। और आगे बढ़ते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मई ये पूरा आंकड़ा है हमारे पास है और लगातार ये इन आंकड़ों के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 14 मई को 10,608 नए केस सामने आए, 14,577 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए। और उसके बाद 17 मई को 7,488 नए केस सामने आए, 14,279 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए। 19 मई को 6,818, यानी कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे जो नए संक्रमण के मामले हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। और वहीं 19 मई में 11,821 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए, यानी कि रिकवरी रेट जो 19 मई का था वो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन नए केस भी उसी हिसाब से कम देखने को मिले हैं।
तो ये बीते 16 दिनों का लगातार घटता हुआ मरीजों की संख्या का जो आंकड़ा है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हर दिन के हिसाब से कितने नए संक्रमण के मामले सामने आए और कितने संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 20 तारीख को 6,457 नए केस सामने आए, 14,734 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए। 21 मई को 5,643 नए केस सामने आए, 13,486 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। 22 मई 5,021 नए केस, 11,327 संक्रमित मरीज ठीक हुए। 23 मई को 4,400 संक्रमित केस सामने आए हैं नए, 9,480 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए। 24 मई का आंकड़ा भी है, 3,757 नए केस और 8,359 ठीक हुए मरीजों की संख्या है। वहीं 25 मई को 2,817 नए केस सामने आए हैं, जबकि 6,720 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। यानी कि जो रिकवरी रेट है अब पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हुआ है, क्योंकि नए केस अब बहुत हद तक कम होते चले जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब प्रदेश के अंदर क्या वाकई में संभली हुई स्थिति नजर आ रही है, और कमोवेश हरियाणा के साथ साथ जो आसपास के दूसरे राज्य हैं वहां पर भी क्या कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है जिस लिहाज से कम हो रही है, क्या ये मान लिया जाए कि अब जो दूसरी लहर का खतरा था वो क्या संकट कम होता नजर आ रहा है, क्या ये खतरा टल चुका है? इन बहुत सारे सवालों के जवाब हम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई महत्वपूर्ण चीजें जो कि आपको जाननी बेहद जरूरी हैं वो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जानने वाली वो बातें हैं जो आप हरियाणा प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते आप तक पहुंचनी चाहिए, आपको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो कि प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए उठाए हैं, ऐसे काम किए हैं। और ऐसे ही एक उमंग ओपीडी, क्योंकि जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए एक उमंग ओपीडी करके शुरुआत की है इस कार्यक्रम की, जिसके अंदर कोरोना संक्रमित मरीज जो कि इस जंग को जीत चुके हैं, अगर उनमें किसी भी तरीके से, चाहे वो ब्लैक फंगस के मामले हों, वाइट फंगस की कोई परेशानी या लक्षण उनको नजर आते हों, या फिर किसी भी तरीके की और कोरोना से संबंधित कोई भी परेशानी उनको नजर आती हो, तो इन उमंग ओपीडी पर जाकर के वो अपनी जांच करवा सकते हैं और एक्सपर्ट्स के जरिए इस पर सलाह ले सकते हैं। तो उनको बाकायदा पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए ये व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर शुरू की गई हैं। वहीं साथ ही साथ दूसरे स्तर पर ये जब आहट का अंदाज़ा लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर के आने की आशंका है, तो ऐसे में आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी ना हो, जो परेशानियां आज के समय में दूसरी लहर में हमने देखी, चुनौती के रूप में सरकार ने इसको स्वीकार किया, तो तीसरी लहर में ये परेशानियां कम से कम सरकार के सामने ना आए, आम लोगों को परेशानियां ना हो, इस बात को साफ किया गया, सुनिश्चित किया गया। और इसीलिए अब अलग अलग जगहों पर जिला स्तर पर ही हर जिले को ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बनाया गया है। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर ए.के. पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर ए.के. पांडे आपका कार्यक्रम में। जरा शुरुआत कर रहे हैं और बढ़ते संक्रमण को लेकर के जो तस्वीरें हमने देखी, लेकिन बीते कुछ समय से लगातार जो संक्रमण का ग्राफ कम हो रहा है, उसको लेकर के क्या अब ये मान लिया जाए कि दूसरी लहर का जो खतरा था वो कम होता चला जा रहा है, या इस लहर से हम बाहर आने की स्थिति में आ चुके हैं? हेलो, ए.के. पांडे जी। हाँ जी। देखिए, आपने जो ग्राफिक्स के जरिए और पूरा डेटा के थ्रू जो पब्लिक को समझाया कि कैसे ये राइजिंग ट्रेंड के बाद फिर धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ हम आ रहे हैं, और निश्चित रूप से न्यू पॉजिटिव जो है केसेस कम हुए हैं, बट अभी भी आप देख रहे होंगे कि मोर्टेलिटी जो ग्राफ है उसमें ज्यादा कमी नहीं आई है, क्योंकि इसको हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जो पहले 15 से 20 दिन पहले जो हम पीक पर थे, तो उस समय जो केसेस थे, जो आईसीयू में ज्यादा एडमिशन थे, उसकी वजह से मोर्टेलिटी का ग्राफ थोड़ा और धीरे धीरे। हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है कि पांडे जी, बात हाँ, रखिए। लेकिन निश्चित रूप से जो पॉजिटिव केसेस हैं उसको हम ऐसा मान के चलिए कि 15 जून तक काफी हद तक हम एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे कि शायद बेड में बहुत गिने चुने केस जो पॉजिटिव केसेस रह जाएंगे। तो निश्चित रूप से रिकवरी रेट बहुत फास्ट है। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में, कुछ रूरल एरिया में थोड़े बहुत केसेस थे और उस पर भी सरकार बहुत ही प्रोएक्टिवली
ले रही है, मतलब कि जो सैंपल टेस्टिंग से लेकर के और ट्रीटमेंट से लेकर के उनको होम आइसोलेशन से लेकर हर रूप में। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मिड जून तक हम लोग काफी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे और एंड ऑफ जून तक मतलब ऑलमोस्ट ये लहर को हम बोल सकते हैं कि हम लोग उससे पार पा गए हैं। लेकिन इस बढ़ते संक्रमण के दौर में जब अब ग्राफ धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, तो अब इस दौरान लोगों को किन बातों का और ध्यान रखना होगा? ये जो संक्रमण के जाने का समय है, कहीं इस दौरान कोई चूक ना हो जाए, कैसे इससे बचा जाए? लोगों के लिए क्या हिदायतें होंगी? देखिए, लोगों को अब एक ही है कि जैसे अभी तक जो वैक्सीनेशन वाला, मैं इसलिए मूल उसी पर आ जाऊंगा कि आप देखेंगे कि जो भी ग्रुप में वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ था उस बार वो कम इफेक्टेड रहे हैं। जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स काफी हद तक, जो आप पहले में देखेंगे कि अराउंड 1150 के आसपास मोर्टेलिटी हुई थी हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ का। इस बार आप देखेंगे कि अराउंड 260 के आसपास, जबकि मैग्नीट्यूड इस बार 4 to 5 टाइम्स था, मोर्टेलिटी ज्यादा थी, बट वो काफी हम 1/5 पर आए। उसका रीजन वही था कि काफी हद तक लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया था। सिमिलरली फर्स्ट वेव में सीनियर सिटीजन्स और कोमॉर्बिड वाले ज्यादा इन्वॉल्व थे, इस बार उनकी संख्या मिडिल एज से कम रही, मिडिल एज ज्यादा इन्वॉल्व रहे। तो आप इसको कहीं ना कहीं ये जोड़ सकते हैं कि हम जो 18 to 45 वाले लोगों को कम से कम वैक्सीनेट किए थे, और शायद सरकार उसी की वजह से 18-45 को भी वैक्सीनेशन के लिए ओपन कर दी थी। लेकिन मेरा इसमें यही अपील है हर वर्ग के लोगों से कि अभी भी कई सारे न्यूज और सोशल मीडिया के थ्रू मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं वैक्सीन को लेकर के कि यहाँ से नोबेल लॉरेट का यही स्टेटमेंट है, उनका यही स्टेटमेंट है। तो प्लीज उसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर कीजिए और जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वैक्सीनेट कराइए। ठीक है, यानी कि वैक्सीन की इस प्रक्रिया के साथ जरूर आपको जुड़ना है और कम से कम आपको वैक्सीन जरूर लगवानी होगी। और इस बीच हमारे साथ एक और डॉक्टर हमारे साथ इस पैनल के साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लोकवीर हैं, पलवल एसएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हम आम लोगों के सामने जो परेशानियां हैं और मौजूदा वक्त में जब पेशेंट आपके सामने आ रहे हैं, तो क्या परेशानी अक्सर आपके सामने रखते हैं? हाँ सर, नमस्कार सर। ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे अस्पताल के जो मरीज आए हैं, वो मरीज आज की डेट में जो सेकंड वेव के दौरान आ रहे हैं, वो काफ़ी ही एक ऐसी स्थिति में आते हैं कि इनको जो बताते हैं कि हमारी सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। सांस के साथ साथ उनको सारे शरीर में दर्द रहता है, फीवर भी होता है, और ये सिम्टम्स जो है ये लगभग दूसरे या तीसरे दिन से शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो नागरिक अस्पताल पलवल में हमने कम से कम 100 मरीजों के जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी हुई है अभी भी, और उन्हें अभी भी हमारे पास कम से कम 37 मरीज दाखिल हैं। पहले की दशा में आज जो कोविड-19 का सुधार हुआ है, तो काफ़ी एक संतोषजनक आशाजनक स्थिति आई है। पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति के हिसाब से जो हमारे यहाँ पर पहले बेड ऑक्यूपेंसी 100 से 100% ही रहती थी, रादर उससे ही ज़्यादा रहती थी। और अब जो ये स्थिति है हट गई है, और जो हमारे यहाँ फ्लू क्लिनिक में पेशेंट है वो भी कम आने शुरू हो गए। ठीक है, इस पर आगे इस पर बात करते हैं सर। इस बीच हमारे साथ ओम प्रकाश रेवाड़ी से कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ओम प्रकाश, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? मैं पूछा डॉक्टर साहब, मेरा रिलेटिव को ये कोरोना हुआ था, 22 तारीख को उसको पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, और लेकिन उसके दोनों हाथ पैर काम नहीं कर रहे, बिल्कुल शून्य हो गए हाथ पैर। तो कोई और गंभीर बीमारी भी थी? नहीं साहब, कुछ भी नहीं, जो बिल्कुल हट्टा कट्टा 55 साल की एज का है, और बस वो ही कोरोना हुआ, कुछ 5-6 दिन बुखार चढ़ा, फिर बोला टाइफाइड है, उसकी दवाई ली, और फिर वो खेत में चलना फिरना रोक दिया उसे, तो बैठ ही गया। ठीक है ओम प्रकाश, आपके सवाल का जवाब जरा ले लेते हैं। डॉक्टर लोकवीर, क्या आपको लगता है इसमें कि कुछ समय बाद ही हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, क्या परेशानी हो सकती है? ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो मरीज की जो हालत है, वो तो सबसे ज्यादा कोविड का जो एक वो है जो दिमाग में आया हुआ है कि पता नहीं कोरोना क्या हो गया मुझे। तो नंबर 2, कोरोना के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कमजोरी, जनरलाइज वीकनेस जो होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फीवर जरूर आता है, फीवर की वजह से
शरीर में जो चेंजेस आते हैं उसमें बेसिकली जो मल्टीविटामिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। खाना पीना भी काफी हद तक लोगों को छोड़ दिया जाता है, तो उस वजह से हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं और कई लोग इस बात को सीरियसली ले लेते हैं, तो उनकी ज्यादा कंडीशन होती है। वैसे इस बात में ओम प्रकाश जी घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो जैसे जैसे वो खाना पीना ठीक रखेंगे और इनमें सुधार आता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ओम प्रकाश आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिला होगा और यहाँ हमारी कोशिश है कि आप प्रदेश के हर एक नागरिक के जो मन में सवाल हैं वो हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए ज़रूर साझा यहाँ पर करें और उन सवालों का जवाब ज़रूर यहाँ पर हमारे सभी दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करें। लेकिन डॉक्टर लोकवीर, इस दौरान हमने कई और चीज़ें भी देखी हैं। हमने ये देखा है कि लोगों के मन में एक डर बना हुआ है और डर इस बात को लेकर के ज़्यादा है कि कोरोना से संक्रमित तो अभी हैं, लेकिन अगर कोरोना से रिकवर हो गए तो उसके बाद भी बहुत सारी और परेशानियां हैं। उनकी पहचान करना, उनके बारे में उपाय ढूंढना, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। डॉक्टर लोकवीर। हाँ जी, मैं बता रहा था, मैं बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं इस बारे में भी कहना चाहूंगा, जो आपने बात बताई कि कोरोना उपचार के दौरान बाद भी पेशेंट के अंदर एक डर है, कल मेरे साथ क्या होगा, उसको हम पोस्ट कोविड सिचुएशन कहते हैं। पोस्ट कोविड एक कंडीशन होती है, उसमें मोस्टली पेशेंट जो है उसको एक तो जनरलाइज वीकनेस होती है, सेकंड उसको जो है कि एंजाइटी है, एंजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं, उसको इस तरह से ये सोचता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। और हमारे यहाँ पर हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, पोस्ट कोविड ओपीडी, उसको उमंग नाम से हमने यहाँ पर शुरू किया हुआ है। उसमें हमारे डॉक्टर्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें आई सर्जन है, डेंटल सर्जन है और फिजिशियन है। ये सेवाएं देते हैं सुबह 8 से, और उसमें कोविड है तो वो इस सेवा का हम कहते हैं। या ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपका साहस ही आपको इन सब परेशानी से दूर करेगा, और एक अच्छी डाइट लें। और ठीक है, हेल्दी फूड आपको लेना है, आपको अपने शरीर का बहुत हद तक ध्यान रखना है। यमुनानगर से इस बीच हमारे साथ कॉलर नीलम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नीलम, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे किसी मतलब आदमी ने पहले कोवैक्सीन लगवा ली फर्स्ट डोज जी, तो क्या अगली जो दूसरी डोज लगेगी उसको वो ही लगेगी या कोई और? जैसे बिल्कुल, वैसे तो वही डोज लगती है। बाकी जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर ए के पांडे, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। अगर पहली डोज कोवैक्सीन की लग गई है तो दूसरी डोज क्या कोविशील्ड की लग सकती है? हेलो, डॉक्टर ए के पांडे। डॉक्टर पांडे, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर लोकवीर, क्या ऐसा संभव है? तो मैं कहूँ कि आप जो कोविशील्ड लगेगी, वैक्सीन लगेगी, इसके लिए किसी व्यक्ति का लगना संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूर माना जा रहा है कि दोनों डोज एक ही तरीके की होनी चाहिए। अगर आपने पहली डोज कोवैक्सीन के लिए है तो उसके बाद आपको एक बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिसमें सभी चीज़ों की जानकारी होती है, उसमें किस तारीख को आपको वो डोज लगी है और साथ ही साथ कौन सी डोज लगी है, कोवैक्सीन की लगी है या कोविशील्ड की लगी है। तो उसके बाद जो दूसरी डोज होगी वो उसी कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी आपने पहली डोज ली है उसके आधार पर दूसरी डोज उसी आधार पर आपकी लगेगी। लेकिन डॉक्टर ए के पांडे, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है अभी संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर लोकवीर, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर लोकवीर आपका ये रुख कर रहा हूँ। ये अभी जो चीज़ें हैं, ये अभी जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो हालात मौजूदा वक्त में बने हुए हैं, क्या उनको लेकर के कुछ आने वाले समय में परिस्थितियां बदल सकती हैं?
फिलहाल तो एक आशा की किरण जगी है कि जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि केसेस, कोविड के केसेस काफी डाउन हो गए हैं और आगे भी ऐसे ही डाउन होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जब जो कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देश है कि आप एक सेफ डिस्टेंस मास्क पहने और जब भी कभी बाहर निकलें तो एक अच्छी तरह से अपने आप को मास्क करके फेस मास्क जरूर लगाएं और आप जब भी घर आए या कहीं भी जाएं तो अपने हाथ जरूर धोएं। तो ये 3-4 चीजें जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 3 पॉइंट बहुत जरूरी है और अगर ये सभी चीजें सही भारतीय तो मैं ये कह पाऊंगा अगली तो उसमें काफी मैं ये कह सकती इसमें। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि आने वाले समय में भी आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना पड़ेगा। ये आपको, अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो भी आपको इन नियमों का पालन करना है और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो भी आपको इन्हीं नियमों का पालन जरूर करना होगा। जिनसे इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ओम सिंह जी, बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका। जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, पूछिए। ऐसा है जी, 27 अप्रैल को पहली डोज लगी थी कोवैक्सीन की, तो क्या दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की लग जाएगी, वह दूसरी कोविशील्ड भी लग जाएगी? ये बताइए साहब। ठीक है, कुछ इसी तरीके का सवाल इससे पहले भी आया था। डॉक्टर ए.के. पांडे, इस सवाल का जवाब आप दीजिए कि पहली डोज जो है वो कोवैक्सीन के लिए है या कोविशील्ड के लिए है, तो दूसरी डोज क्या बदली जा सकती है? नहीं, पहली बात तो ये है कि अभी इंडिया में ऐसा कोई ट्रायल नहीं हुआ है, तो जो वैक्सीन की पहली डोज लिए हैं सेम वैक्सीन की दूसरी डोज भी लिए हैं। सेकेंड थिंग कि ये दोनों वैक्सीन ही बिल्कुल डिफरेंट है, एक है होल विरियन किल्ड वैक्सीन और दूसरा जो है वायरस, ये वेक्टर वायरस वैक्सीन है, तो इसमें वैसे भी आप बदलने का कोई स्कोप नहीं है। रही बात की कब ली जा सकती है, तो कोवैक्सीन के लिए अभी भी ड्यूरेशन में चेंज नहीं हुआ है, वो 28 डेज पर ही सेकेंड डोज लेते हैं। कोविशील्ड के लिए जरूर ये सेकेंड डोज के लिए 12 से 16 वीक तक का गैप गवर्नमेंट ने अभी मॉडिफाई किया हुआ है। तो आपको कोवैक्सीन है तो 28 डेज पर लीजिए और सेम वैक्सीन लीजिए, कृपया अभी चेंज ना करें। ठीक है, करनाल से अगले कॉलर बलकार सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बलकार सिंह जी आपका कार्यक्रम में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका। यार सवाल हमारा ये है कि हमने 7 तारीख को इंजेक्शन लगवाया था जी, और 9 को मुझे जो है ना एकदम से बीपी इतना डाउन हो गया कि 40 पे आ गया और जो है ना छाती में दर्द हुई बड़ी जोर से। ठीक है, तो ये पूछना चाहते हैं भाई अगली इंजेक्शन लगवाएं या ना लगवाएं, ये क्या कैसे क्या बनेगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ बीपी की परेशानी थी या कोई और परेशानी भी है? ये हार्ट की भी है, हार्ट के 15 साल से दवाई खा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 15 साल से हार्ट की बीमारी भी है, उसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। डॉक्टर लोकवीर, अब ऐसे में क्या किया जाए, वैक्सीन अभी ली जाए या कुछ समय इंतजार किया जाए? ये तो प्रश्न अच्छा है और हार्ट पेशेंट को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हॉस्पिटल की सुपरविजन में ही इंजेक्शन कराएं, ज्यादा कराएं। नंबर 2, जिनका ये सवाल है कि मेरा बीपी डाउन हो गया था, तो पहले दवाइयाँ बीपी की खा रहे थे, तो या तो कोई ऐसा कोई कारण रहा हो, कोई टेंशन रहा हो, एंजाइटी रहा, इसकी वजह से उनकी बीपी डाउन हो गया। और नंबर 2, सेकंड जो टीका है लगवाएं, जरूर लगवाएं और एक निर्धारित समय पे ही लगाएं। जैसे डॉक्टर पांडे ने बताया था कि कोवैक्सीन 28 दिन से, बाकी कोविशील्ड उनका अगर कोविशील्ड लगा तो उसमें उनके पास टाइमिंग है, तो उसके हिसाब से टीका जरूर लगवाएं। और मैं ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके टीका लगवाने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलिस्ट है, इन केस कोई अनहोनी बात हो जाती है नहीं है, लेकिन ठीक है, अगले कॉलर भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, फरीदाबाद से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं राजेंद्र शर्मा। बहुत स्वागत है राजेंद्र, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका। मेरी पत्नी ने 10 मई को सेकंड डोज लगवाई थी कोविशील्ड की जी, तो अब उनको क्या होता है, शाम के टाइम पे 99 और 100 के बीच में बुखार रहता है, 100 से नीचे ही रहता है। ठीक है, रात को बिना दवाई लिए अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, क्या करना चाहिए हमें? ये कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? 1 हफ्ते से हो रहा है ये। ठीक है डॉक्टर लोकवीर, ये 1 हफ्ते से इसी तरीके से हो रहा है, शाम के समय बुखार होने लगता है?
जैसे कि ये जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो वैक्सीनेशन लगाई है, तो कई बार क्या होता है कि हर तरह के जो अलग अलग रिएक्शन होती हैं, तो किसी को रिएक्शन बुखार के इसमें आ जाती है, किसी को वहाँ पर पैर में दर्द भी हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बुखार आता है तो अगर दवाई लेने से ठीक हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, और वो किसी साइड में घबराने की कोई बात नहीं। ये रिएक्शन भी होती है, अच्छी रिएक्शन कहलाएंगे, ये नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है। हमारी कोशिश यही है कि जितने भी दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उनके हर एक सवाल का जवाब हम उन तक पहुँचाएँ। लेकिन डॉक्टर ए.के. पांडे, ये वैक्सीनेशन को लेकर के और ख़ास करके ये कहा जा रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं कि WHO की इस लिस्ट के अंदर कोवैक्सीन को शामिल नहीं किया गया, इसलिए जो विदेश जाने के लिए जो इंतज़ार कर रहे लोग हैं उनके सामने एक बड़ी मुश्किल है। एक्चुअली ये अभी आप ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोवैक्सीन को मिला था इमरजेंसी ऑथराइजेशन, क्योंकि फेज 3 ट्रायल डेटा इन लोगों ने लेट सबमिट किया था। अब इन लोगों ने फेज 3 ट्रायल का मोर देन 90% डेटा WHO को सबमिट कर दिया है, और शायद न्यूज में भी आ रहा है कि ये जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में WHO की रिव्यू कमेटी की मीटिंग है, और उसमें शायद ये डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है और कई कंट्री ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। तो मोस्ट लाइकली WHO कुछ डिसीजन जून से जुलाई के बीच ले सकती है इसको अप्रूवल देने के लिए। तो जो जुलाई के बाद जाना चाहेंगे वो ऑप्टिमिस्टिक रहें कि ये WHO के अप्रूव पैनल में अपना कोवैक्सीन आ जाएगा। यस, इन्होंने कोविशील्ड से डिले किया था, 2 महीने बाद अपना डेटा सबमिट किया था, इसकी वजह से उसे अप्रूव लिस्ट में अभी तक नहीं आया है, पर ये आ जाएगा जल्दी ही। जून से अगस्त के बीच मैं उम्मीद करता हूँ कि ये WHO के अप्रूव पैनल में कोवैक्सीन रहेगा। ठीक है, अगली कॉलर राजरानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजरानी आपका कार्यक्रम में। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो राजरानी, बहुत स्वागत है, पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार राजरानी, अपने टीवी सेट का हाँ वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए और अपना सवाल रखिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे को हाई बीपी है काफी टाइम से, ठीक है, कई सालों, तो क्या मैं लगवाऊँ इंजेक्शन या नहीं? यानी कि बीपी की परेशानी है, और कोई गंभीर बीमारी तो नहीं? चलिए, यानी कि बीपी की परेशानी है। डॉक्टर ए.के. पांडे, बीपी की परेशानी है, वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, इसका कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी गंभीर बीमारी है तो साइड इफेक्ट हो जाए वैक्सीन लगवाने के बाद? नहीं, देखिए एक्चुअली कोई भी वैक्सीन, कोमॉर्बिड को हम लोगों ने वैक्सीन ट्रायल में एक क्राइटेरिया रखा था कि माइल्ड टू मॉडरेट केस में आप इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि कोमॉर्बिड 30 to 35% ट्रायल में भी थे, क्योंकि वो लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। बट अगर ज्यादा हो तो निश्चित रूप से एंटी हाइपरटेंसिव ले और वो थोड़ा सा बीपी नॉर्मल हो जाए उसके बाद लगवाएं। कोई बहुत बड़ा बीपी के केस में इश्यू नहीं आता है, वो बिल्कुल ले सकते हैं, बट वो ब्लड प्रेशर की दवा लेकर बीपी कंट्रोल करा के वही लगवाएं, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिला होगा। लेकिन डॉक्टर ए.के. पांडे, ये माना जा रहा है कि दूसरी लहर के अंदर 2 वैक्सीन की डोज हमने अपने सभी देश के नागरिकों को लगाई है, लेकिन ये कितने समय तक कारगर साबित हो सकती हैं? ये हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, कब तक ये बनी रहेंगी, ये डेवलप कब तक रहेंगी ये? देखिए एक्चुअली जो एंटीबॉडी टाइटर का लोगों में थोड़ा सा करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं गया है। ऐसा लोग सोच रहे हैं कि एंटीबॉडी अगर बनी है तो वो सेफ है। एक्चुअली एंटीबॉडी से बियॉन्ड एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होता है, जो इम्यूनोजेनिसिटी के अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इस तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स आपको 6 to 8 मंथ फॉलोअप के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए कोई भी वैक्सीन का ट्रायल आपको 2 साल से पहले कंप्लीट नहीं, अप्रूवल फाइनल और लाइसेंसिंग में नहीं मिलता था। ये सारे वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है सिर्फ 6 मंथ के ही फॉलोअप के बाद, या इवन 4 to 5 मंथ में भी मिला हुआ है। तो ये आपको इसका करेक्ट आंसर जब तक इसका कम से कम 10 to 12 मंथ नहीं होगा, ये बताया नहीं जा सकता कि रियली और एक्चुअल में इसकी जो एफिकेसी होगी, इफेक्टिविटी होगी, वो कितने ड्यूरेशन के लिए होगी। जब अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो फेज 1 तक का डेटा जो 10 to 12 मंथ तक हो गए हैं कई वैक्सीन के, उसमें ऐसा आ रहा है कि ये शायद 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं है। तो बहुत सारी वैक्सीन कंपनी इसके बूस्टर डोज पर काम कर रही है, और कोई भी वैक्सीन आप इसको ये मत समझिए कि ये फॉर एवर है। और भी बहुत सारी वैक्सीन अंडर ट्रायल है, अंडर अप्रूवल है, और बेटर वैक्सीन और भी मार्केट में आएगी। लेकिन
हर वैक्सीन का ये है कि ऑलमोस्ट 8 to 12 मंथ तक इफेक्टिव तो रहेगी निश्चित रूप से। ठीक है सर, इस पर वापस लौटेंगे, इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन करनाल से सतपाल हमारे साथ स्पीच कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतपाल, बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर। बहुत स्वागत है सतपाल, पूछिए। हाँ जी सर, मैंने वैक्सीन करवाई थी। ठीक है। हाँ जी सर, अभी हमने अपना 10 दिन पहले वैक्सीन लगवाई थी सर। जी। हाँ जी सर, अभी अब 10 दिन पहले मैंने वैक्सीन लगवाई थी सर। सतपाल, तो सर अब 10 दिन के बाद मेरे को खांसी जुकाम हो गया सर, और मेरे को हर टाइम मेरा शरीर टूटा टूटा रहता है सर। ठीक है, यानी कि अभी 10 दिन हुए हैं, आपको कुछ परेशानियां आ रही हैं। ठीक है, ज़रा इस पर जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर लोकवीर, क्या इस पर कहना चाहेंगे कि अभी 10 दिन हुए हैं वैक्सीन लिए, कुछ माइल्ड परेशानियां आ रही हैं, इसके लिए क्या इलाज है और क्या ये गंभीर लक्षण तो नहीं है? वैक्सीनेशन के बाद मैंने जैसे कि बताया, छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते रहते हैं, बुखार खाना, गले में खराबी भी हो जाती है, चोट वगैरह हो जाता है, जो पैरों में बॉडी एक भी हो जाता है। तो फीवर का होना, साथ में गले में होना, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मोस्टली सीजनल सिम्टम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये फिर भी अगर हम ये मान के चले तो आप एक जो नॉर्मल कोर्स है वो ले सकते हैं फीवर का, और साथ में लियोसेट्रिजिन है, जैसे कि वो एंटीहिस्टामिन्स है, या कफ सिरप का कफ ज्यादा है तो उसके में आप कोई भी कफ सिरप आप ले सकते हैं। प्रोडक्टिव है या ड्राई हुआ, आपको उस हिसाब से कफ सिरप लेना पड़ेगा। तो इस बात का होना कि गंभीर लक्षण है। अगर उनका ऑक्सीजन का लेवल अगर ठीक है, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, तो उनको गंभीर लक्षण नहीं मानता। और ये एक कोइंसिडेंस ऑफ सिम्टम्स या साइंस हो सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन के बाद हुए हैं, कोई और भी काम हो सकता है। तो मैं इस बात को गंभीर नहीं ले सकता, और आप इनको मैं ये सलाह दूंगा कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर लें, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है डॉक्टर AK पांडे, मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन उससे पहले इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, 10 मई को मेरी पत्नी ने कोविशील्ड की 2nd डोज ली थी। तो अब उनको एक हफ्ते से 99 और 100 के बीच में बुखार रहता है। शाम को बुखार आता है, रात को बिना दवाई लिए ठीक हो जाता है, और पूरे दिन वो ठीक रहती है। कोरोना टेस्ट हमने कराया था जिसमें उसका नेगेटिव टेस्ट आया, कल ही रिपोर्ट आई है उनकी। ठीक है, तो कोरोना रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन ऐसी परेशानी क्यों आ रही है? और इसको लेकर के, क्योंकि अभी वैक्सीन की पहली डोज भी ली है डॉक्टर AK पांडे, क्या कारण हो सकते हैं? ये जो बुखार आता है बिना दवाई के ठीक भी हो जाता है, तो शुरुआत के कितने दिनों तक, अगर ये लक्षण भी हैं, अगर कोई भी वैक्सीन लगती है, जैसे कि एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं, डॉक्टर लोकवीर ने और आपने भी बताया कि शुरुआत में हो सकता है कि आपको कुछ बुखार हो, आपको कुछ और परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये कितने समय तक हो सकती हैं और क्या क्या लक्षण उनके हो सकते हैं? देखिए, वैक्सीन रिलेटेड तो जो भी सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली 72 आवर्स तक होते हैं। जो माइल्डिया हो गया, माइल्ड फील हो सकता है, इंजेक्शन साइट पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, ये यूजुअली 72 आवर्स तक वैक्सीन रिलेटेड जो साइड इफेक्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट। बट ये बोल रहे हैं कि 7 से 10 दिन में अगर इनको फिर भी माइल्ड फीवर आ रहा है, और इनको इन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा किया कि कोविड टेस्ट भी करा लिया है, तो कोविड टेस्ट निगेटिव, बट ये भी एक है कि 25% केसेस में सेकेंड वेव में कोविड निगेटिव आया है कई बार, और CT स्कैन आप कराएंगे तो पता चल रहा है कि वो थोड़ा सा इन्फिल्ट्रेशन आया हुआ है। लेकिन अगर इनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं है और सेचुरेशन नॉर्मल है, तो इनको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। माइल्ड कई बार सीजनल भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी पॉजिटिविटी रेट भी ड्रॉप हुई है। तो जस्ट वो एक PCM ले, SOS ले, और उसके बाद फीवर डाउन हो जाता है, तो उनको बहुत चिंता करने की मेरे समझ से जरूरत नहीं, अगर अदर कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी या और कुछ भी नहीं है तो। ठीक है, यानी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बस भरोसा बनाए रखना है और आपको इलाज ज़रूर करवाना है। खैर, आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अगले कॉलर दयानंद कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दयानंद आपका कार्यक्रम में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो, बहुत स्वागत है दयानंद। हेलो, प्रश्न पूछ रहा हूँ जी मैं। हेलो दयानंद, अपना सवाल रखिए। ऐसे है जी, मेरे को अभी कोविड हुआ था, और मेरे को कई साल से कुछ BP रहता है, और मेरे
पैर जो हैं उनकी नसें जो हैं वो कमजोर हैं, पंजों में सूंढपन है और पिंडलियों में भी। क्या मैं कोविड का इंजेक्शन लगवा सकता हूँ? ठीक है डॉक्टर कितना लोकवीर। दिन पहले इनको हुआ था? ये निगेटिव कब हुआ इनको? है जी? नहीं, ये जो कोविड आपको हुआ था तो निगेटिव रिपोर्ट हुए कितना दिन हुआ? हाँ जी, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा, मेरे को आपका 15 दिन निगेटिव बुखार रिपोर्ट आया होने था। के अभी न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से 3 महीने बाद आपको वैक्सीन लेना चाहिए। आपने एंटीबॉडी एडिक्वेट अभी बनी होगी। टेक्निकली आप 4 वीक के बाद ले सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो आप 12 वीक के बाद आप बिल्कुल वैक्सीन का डोज ले सकते हैं ठीक होने के बाद। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ए के पांडे, ये हम जो मानकर के चलते हैं कि कोई भी शख्स जो कि कोरोना से रिकवर हो चुका है उसके शरीर में 2 से 3 महीने तक एंटीबॉडीज़ बनी रहती हैं, तो अगर जो वैक्सीन की जो डोज़ है पहली या दूसरी वो उसके बाद लेनी चाहिए। अगर किसी के शरीर में एंटीबॉडीज़, क्योंकि उसकी मात्रा कम या ज़्यादा भी हो सकती है, अगर ऐसा होता है कि कम है तो क्या उसको डोज़ पहले ले लेनी चाहिए? ये आपने बिल्कुल बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। यूजुअली ये माना जाता है कि जो लोग सिम्टोमेटिक है, हॉस्पिटलाइज्ड है, उसमें मेजॉरिटी में एंटीबॉडी बनती है। जो एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड केसेस में उनमें चांसेस रहता है कि शायद एंटीबॉडी न बनी हो। तो मैं अगर एज एन एक्सपर्ट बोलूंगा कि उनको 4 वीक्स के बाद निश्चित रूप से ले लेनी चाहिए। इसलिए पहले का जो गाइडलाइंस था वो 4 वीक था, बट अगर वो एक बार एंटीबॉडी टाइटर करा लेते हैं तो ये उनके हक में रहेगा। और एंटीबॉडी बनी है तो शायद अभी थोड़ी सी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी आप देख सकते हैं, तो बेटर होगा कि वो 3 मंथ तक वेट करे। जो नेचुरल एंटीबॉडी है एक्चुअल में तो वो भी 4 to 6 मंथ तक बहुत इजीली आपको प्रोटेक्शन देती है। इफ द टाइटर इज 6.5 एंड अबव तो आपको वो प्रोटेक्शन देगी। अगर एंटीबॉडी नहीं बनी है तो आई सजेस्ट कि उनको वैक्सीन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वैक्सीन अगर ले लें आप, अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ की संख्या कम है तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और जो 3 महीने का ड्यूरेशन है उसको आप पहले ही आप डोज ले सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं ज़रा। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सुभाष चंद, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है? मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही जनरली वीकनेस रहती है, पैरों में दर्द रहना सर, और नॉर्मल फीवर फील करना, तो सर क्या इसमें हमें आयुर्वेदिक की ये जो गाइडलाइन दे रखी है गवर्नमेंट ने सर, ये आयुर्वेद काढ़े वगैरह लेने की, या मतलब अपनी तरफ से कोई मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए सर? पैरों में दर्द रहता है और फीवर भी रहता है बाई चांस कभी कभी इस पीरियड में सर। ये कोरोना संक्रमण से आप रिकवर हो चुके हैं? कोविड का टेस्ट सर नेगेटिव आ रहा है। हाँ, RT-PCR नेगेटिव आ रहा है सर, तो इसमें जनरली क्या लेना चाहिए सर? डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है, बताएं जरा एक बार। ठीक है, जरा डॉक्टर लोकवीर आप इस बारे में बताएं कि अगर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है लेकिन हल्का बुखार सा लगता है, तो ऐसे में घर पर रह कर के ही क्या इलाज किया जा सकता है? ये आयुर्वेदिक नुस्खे जो बताए जाते हैं, भाप लेना या फिर काढ़ा पीना, ये क्या वाकई में कारगर है या नहीं है? मैं यहाँ पर इनकी बात एक जोर देना चाहता हूँ कि ये इन्होंने बताया कि इनको बुखार आ जाता है, पैरों में दर्द रहता है, और आयुर्वेदिक दवाई के बारे में जो भी है, तो इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि बुखार वगैरह आता है तो अगर बुखार ज़्यादा आता है तो उसमें आप क्रोसिन ले सकते हैं, और अगर कमजोरी वगैरह फील हो रही है तो आपके पास मल्टीविटामिन है और जिंक वगैरह ले सकते हैं। आयुर्वेदिक काढ़ा का भी चलन है। आयुर्वेदिक काढ़ा जैसे कि भारत सरकार द्वारा निर्देशित इसमें ही इसको सम्मिलित किया गया है, तो काढ़ा ले सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं, कारगर सिद्ध हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि काढ़े काम मिलते ही पद्धतियाँ हैं जो मेडिसिन की चिकित्सा पद्धतियाँ, चाहे एलोपैथी या आयुर्वेदिक, दोनों का कोरोना में कारगर सिद्ध हो रही है। ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद से अंजलि इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं कॉलर, बहुत स्वागत है अंजलि, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? अंजलि बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखिए। अंजलि मुझे सुन पा रही हैं? 10 मई को कोविशील्ड की पहली डोज ली थी जी, तो उसके बाद में, हाँ जी, मैंने 10 मई को कोविशील्ड की पहली डोज ली थी। हाँ जी, हेलो जी जी अंजलि अपना सवाल रखिए। उसके बाद मेरे पैरों में हफ्ते पहले से जैसे खून जम रहा है कहीं कहीं, थोड़ा सा नसों में, और थोड़ा सा पेन है,
और जैसे पैरों के जो एरिया उसके पास थोड़ी स्वेलिंग है, पेन है, तो ये रीजन वैक्सीन हो सकता है या कुछ और, या फिर ये कुछ प्रॉब्लम है सीवियर, या क्या है? ठीक है, ये जॉइंट्स में पेन है डॉक्टर लोकवीर, मैं ज़रा जल्दी से इस पर आपसे जवाब ले लेता हूँ कि जॉइंट्स में पेन हो रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? वैक्सीन का कोई असर है क्या? वैक्सीन का असर मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ कि जनरलाइज वीकनेस है या थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फीवर भी होता है, तो इसमें कई बार क्या होता है जॉइंट पे भी जो थोड़ा बहुत तो असर आ ही जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा मेरे नसों में गया वगैरह, तो ये नसों में खून जमा होना ये अलग चीज है। वैक्सीन का इस तरह का कोई असर तब तो नहीं सुना है हमने। और फिर भी जॉइंट होना तो नहीं मानता। ठीक है डॉक्टर ए के पांडे, हमने देखा कि 2 डोज हमने अभी तक लगवाई हैं, लेकिन तीसरी लहर आने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, तो क्या ऐसा है कि तीसरी लहर के लिए तीसरी डोज की भी जरूरत पड़ सकती है? देखिए एक्चुअली तीसरी लहर का जो भी आप देखे होंगे, हमने बताया कि जैसे फर्स्ट वेव में ज्यादातर एल्डरली एंड कोमॉर्बिड लोगों को अफेक्ट किया, सेकंड ज्यादातर मिडिल एज लोगों को, और थर्ड वेव जो है पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लोगों को बताया जा रहा है, जो 2 इयर्स टू 18 इयर्स के बीच वाले हैं। उसका एक ही कोरिलेट कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन, जो ग्रुप वैक्सीनेटेड है उसमें इफेक्ट उसका कम हो रहा है। अब आप पूछ रहे हैं कि क्या तीसरी लहर के लिए, एक्चुअली तीसरी लहर का जो एक्सपेक्टेड टाइम जो साइंटिफिकली अभी तक बताया रहा है, मोस्ट लाइकली इट इज बाई एंड ऑफ अक्टूबर टू मिड ऑफ नवंबर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मे बी बाई एंड ऑफ नवंबर। तो ये आप देखेंगे कि जो लोग पहले वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि जैसे कोवैक्सीन का एक बूस्टर डोज, थर्ड डोज का ट्रायल एम्स दिल्ली में भी चल रहा है, और ये माना जा रहा है कि ये 8 to 10 मंथ तक रहेगा ये इफेक्टिव। तो अगर आप में एंटीबॉडी और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की क्वांटिटी कम हो रही है तो आप भी एक्सपोज हो सकते हैं। तो बाई द टाइम मे बी बाई एंड ऑफ जुलाई हम लोग एक सोल्यूशन के साथ आएंगे कि क्या बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, लाइक चिल्ड्रेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट फीमेल, इनको आपको ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पर तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन भी लिया है, बट प्रेग्नेंट मदर्स की और ये चिल्ड्रन की सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने के चांस है थर्ड वेव में, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। और एक स्टेप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया है कि 2 to 18 ईयर्स के लिए एटलीस्ट कोवैक्सीन ट्रायल का अप्रूवल दे दिया, और जो फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट भी होने जा रहा है। तो मोस्ट लाइकली बाई मिड जुलाई ये ट्रायल का रिपोर्ट ये लोग कुछ हद तक सबमिट कर देंगे, तो हम लोग शायद अगस्त से चिल्ड्रन को भी वैक्सीनेशन ग्रुप में ला सकते हैं। ठीक है, बच्चों को वैक्सीन दी जाए, इसको लेकर के मैं वापस लौटूंगा सर। डॉक्टर ए के पांडे, मैं इस पर आपसे बिल्कुल इस पर आपसे विस्तार से इस पर आगे चर्चा करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनका सवाल ले लेते हैं। वीर सिंह, बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे 3 अप्रैल को कोविशील्ड मैंने इंजेक्शन लगवाया था, ठीक उसके है। बाद 15 अप्रैल को मैं जो हूँ कोरोना ग्रसित हो गया था, मेरा जो है पॉजिटिव आ गया था, और 28 अप्रैल को मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, मेरे को कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, कोई सिम्टम नहीं। और फिर मैंने अपना ये एंटीबॉडी टेस्ट कराया जो 2.45 आया है, तो मैं कितने दिनों बाद दूसरा इंजेक्शन लगवाऊं? डॉक्टर ए के पांडे, ये सेकेंड डोज कब लिया इन्होंने? सेकेंड डोज लिया ही नहीं मैंने, फर्स्ट डोज ही लिया है। फर्स्ट डोज मैंने 3 अप्रैल को लिया था, फिर कोविड पेशेंट हो गया था 15 अप्रैल को, 28 अप्रैल को पूरा रिकवर हो गया 18 दिन के क्वारंटाइन के बाद। अब मैं, और जो एंटीबॉडी कराया मैंने अभी 21 दिन के बाद, तो मेरा आया है 2.45, तो अब मैं कितने दिनों बाद लगवाऊं इंजेक्शन दूसरा? देखिए एक्चुअली अभी तो आपको जो ये एंटीबॉडी बना है मोस्ट लाइकली आपके इन्फेक्शन की वजह से बना है, क्योंकि एंटीबॉडी जो होता है फर्स्ट डोज से बहुत कम बनता है। इन द मीन टाइम आपको इन्फेक्शन हो गया, तो आपको सेकेंड अभी भी आपकी एंटीबॉडी अभी और बनेगी, क्योंकि आपकी बॉडी अभी रिएक्ट कर रही है, और एंटीबॉडी जो है आपको निगेटिव होने के 14 दिन के बाद से बेटर एंटीबॉडी बनता है। तो आप 3 मंथ 12 वीक्स को आपको वेट करना पड़ेगा सेकेंड डोज के लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि 3 महीने, क्योंकि अभी आपकी एंटीबॉडी शायद अभी और बढ़े 6 to 8 तक जाएगी अगर आप 1 महीने के बाद कराएंगे तो मेरे समझ से आपको 12 वीक्स के बाद ही अब आप सेकेंड डोज ले सकेंगे। ठीक है, बेहतर रहेगा लेना। ठीक है, ये कोशिश यही है कि बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा सा समय लें। खैर डॉक्टर लोकवीर, हम बात यहाँ पर बच्चों की भी कर रहे हैं, और ख़ास करके उन बच्चों की जो कि घर पर हैं इस वक्त, और क्योंकि लॉकडाउन है सभी चीज़ें बंद हैं, तो ऐसे में जिन घरों के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाहर आना जाना कर रहे हैं,
मजबूरीवश उनको अपने रोज़गार की वजह से बाहर जाना पड़ता है, तो घर में रह करके अपने परिवार के बाकी सदस्यों को या घर पर रह करके अपने बच्चों को अगर वो मिलते हैं तो किन बातों का उनको ध्यान रखना होगा? क्योंकि हिदायतें कुछ ये ऐसी भी दी जाती हैं कि आपको अपने घर पर रह करके फैमिली के साथ मास्क का इस्तेमाल करना है। क्या वाकई में सभी को मास्क का इस्तेमाल करना है या फिर जो बाहर आवाजाही कर रहा है शख्स सिर्फ उसी को मास्क का इस्तेमाल करना है? और क्या घर पर रह करके मास्क का इस्तेमाल सही है? नहीं, इसमें जो आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि जो हमारी लेबर क्लास है या कोई भी है, एम्प्लॉइज है या जो नौकरी पे जाते हैं वो वापस आते हैं, तो उसका एक सबसे जो जरूरी जो कार्य पहले ही बताया था कि हम आते ही अपने हाथ तले साबुन से धोएं, अपने आप को सैनिटाइज करें, और जो आपने कपड़े जो भी आपने कुछ पहना हुआ है उनको उन कपड़ों के साथ यानी बच्चों के साथ एकदम ना मिले और आप अपने अलग कमरे में जाएं और इन कपड़ों को उतार के आप नहा धो के उसके बाद अपना फिर से अपने दूसरे कपड़े पहन के बच्चों के साथ रह सकते हैं। और मास्क को आप जो भी है ट्रिपल लेयर अगर मास्क यूज कर रहे हैं तो उसको भी डिस्कार्ड करना पड़ेगा। वो आपको बाकायदा वही सारे बायोमेडिकल की जो नियम है, देश के नियम है, उसी हिसाब से उनको येलो पन्नी होती है उसमें डाल के रखना पड़ेगा। और बच्चों से मिल सकते हैं। और घरों में जहाँ तक बात है कि मास्क लगाने की, घरों में अगर आप सेफ डिस्टेंस रखें और तो ये मास्क लगाने का जरूरी नहीं घर में। और मेन बात यह कि जब भी कभी बाहर से आए तो सबसे पहले अपने आप को सभी से दूर रखें और हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और अपने वो सारे कपड़े जो पहने उनको चेंज करके अपने आप को नए कपड़े पहन के इनसे दूर। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर लोकवीर और डॉक्टर ए के पांडे, आप दोनों हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने कई महत्वपूर्ण सुझाव, बहुत बेहतर सलाह हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई है। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।